वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज। हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर जो है हमारा सॉलिड स्टेट, और इसमें हमने फर्स्ट 5 टॉपिक्स के क्या किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, डिफरेंट पैरामीटर्स पे मतलब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज हम करने वाले हैं टॉपिक 6 के क्वेश्चन सॉल्व, पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखते हैं और उससे हम देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। हम इसमें क्या लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन में z इंटू 4/3 πr³ बाय a। पैकिंग फ्रैक्शन को हम p डॉट f डॉट से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा z है, z मेरा पूरी सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। और r क्या हो जाएगा मेरा, रेडियस ऑफ स्फीयर। हम एटम्स आयंस सबको क्या मान के चल रहे हैं, स्फेरिकल इन शेप। और उसके बाद जो मेरा ये a क्यूब है वो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट्स है। अब यहां से मुझे पता लगा कि मेरे नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, मतलब वन स्फेरिकल एटम क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। मतलब जो मेरे एटम्स या आयंस ने लैटिस पॉइंट्स कवर किए हुए हैं तो उनकी वॉल्यूम पता लग जाएगी। और हमने डिवाइड किया उसको वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरा कितना फ्रैक्शन या कितना वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूबिक सेल का एटम्स ने या आयंस ने क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसी को हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये उसका फॉर्मूला है z इंटू 4/3 πr³। ये एक स्फीयर की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव स्फीयर्स या एटम आयंस जो भी बोल लें, और बाय डिवाइड हमने किया इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अभी हमारे पास हमने 3 यूनिट सेल्स की पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, सिंपल क्यूबिक की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, और हमने करनी है एफसीसी। तो हमें इन तीनों के लिए क्या क्या पैरामीटर्स पता होने चाहिए, हमें एक तो z पता होना चाहिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, और हमें r एंड a में क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो कि जो सिंपल क्यूबिक होते हैं उसमें जो कॉर्नर एटम्स होते हैं वो आपस में टच करते हैं। मतलब ये एटम और ये एटम आपस में टच करके क्या बना देते हैं, एज लेंथ बना देते हैं। तो इसका मतलब 2r मेरा इसमें इक्वल होता है एच लेंथ के। और जो मेरे एटम्स होते हैं इसमें, आयंस या एटम्स की बात करें तो वो कहाँ पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। तो मेरे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे इसमें, 8 इंटू 1/8 जो हो गया 1। तो अब मुझे इसमें z भी पता लग गया और इसमें मुझे a एंड r में रिलेशन भी पता लग गया। तो अगर हम इसमें अब फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, डिवाइड बाय a। तो z हो गया मेरा 1 इंटू 4/3 πr³। हम क्या करेंगे, a में सब्सटीट्यूट करेंगे r की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने a की जगह क्या कर दिया, 2r पुट कर दिया। तो ये हो गया 1 इंटू 4/3 πr³ बाय 8r। तो ये हमारा हो गया पाई बाय, बस ये सॉल्व करके आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.524 के। और अगर हम बात करें परसेंटेज एफिशिएंसी की, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, तो हम क्या करेंगे, इसको 0.524 को 100 से मल्टीप्लाई करके हम बोल देंगे कि जो मेरा सिंपल क्यूबिक है उसमें जो 52.4% वॉल्यूम है वो कवर्ड है मेरा एटम्स
या आयन। मतलब मेरा इतना वॉल्यूम कवर्ड है यूनिट सेल का। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए। उसके बाद आता है मेरा, इसमें मुझे पता लग रहा है क्या है, हमने बॉडी पे एक एटम लिया हुआ है और बाकी एटम्स क्या है कॉर्नर्स पे। तो ये मेरा क्या है BC। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के पैरामीटर्स हमने बात की थी। क्या होता है कि जो मेरा बॉडी डायगोनल होता है, जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था √3a, वो किसके इक्वल होता है 4r के। क्या होता है इसमें, जो मेरे ये एटम्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं। तो इसका r, इसका r और इसका 2r मिलके 4r मेरा क्या बनाते हैं, बॉडी डायगोनल बनाते हैं। तो ये पहला क्या चीज हो गई, हमारा रिलेशन हो गया किसमें, r एंड a में। और जो बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की, मतलब z की, तो क्या हो जाएगा इसमें, एक तो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं तो ये हो गया 1, प्लस जो बॉडी सेंटर पे होता है वो पूरा का पूरा ही कंट्रीब्यूट एक क्यूबिक सेल को ही करता है। तो यहाँ पे मेरे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2। और अगर हम इसको फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय, अब मैंने क्या किया है, a को r के टर्म्स में लिखना है। हमने क्या करेंगे तो a क्या हो जाएगा 4r/√3। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 4r/√3 का क्या लिख देंगे होल। ये सॉल्व करके आ गया 8 पाई r क्यूब बाय 3 इंटू 4 होल क्यूब, जो होगा 64 इंटू r क्यूब बाय 3√3। तो ये हो गया 5/8√3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.68 के इक्वल। तो एफसीसी में हम दो चीजें देखेंगे, एक तो जेड देखेंगे। जेड क्या होगा यहाँ पे, एक तो कॉर्नर्स पे होंगे प्लस किस पे होंगे, फेस सेंटर। तो कॉर्नर्स पे कितने होंगे 8 इंटू 1/8 प्लस फेस पे 6 इंटू 1/3 प्लस 1 4 हो गया। और पैरामीटर्स की बात करें, रेडियस एंड ए में एच लेंथ में हमने अगर क्या करना है, इसका रिलेशन निकालना है, तो हमने बात की थी कि जो मेरा फेस डायगोनल होगा √2a वो किसके इक्वल होगा 4r के इक्वल। और a कितना हो गया 4r/√। और अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करें तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 4r/√2 का होल, 16/3 पाई r क्यूब 4/2√2 4 होल क्यूब r। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा नियरली 0.74 और मेरी परसेंटेज क्या आ जाएगी 74। इसका मतलब मेरा 74% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बाय स्फीयर्स ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये तो हो गई बात हमारी किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन की। तो हम पैकिंग फ्रैक्शन को अगर क्या लिखें इसमें, यहाँ पे हम नोट कर लें सारे क्यूबिक यूनिट सेल्स की। सिंपल क्यूबिक की होगी 52% अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं हम। बीसीसी की हो गई 68% और एफसीसी की हो गई 74%। तो इनके बेसिस पे ही हमें क्या करने होते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर हमें पूछा जाए, पहला ही क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए कि ऑर्डर बताओ इनका पैकिंग फ्रैक्शन का, तो ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले मेरा एफसीसी की पैकिंग फ्रैक्शन आएगी, फिर बीसीसी की आएगी, फिर आएगी सिंपल क्यूबिक। अगला हम एक क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक अगला, जो है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो हम फॉर्मूला लिखते हैं Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन। चलिए पहले समझते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। Z हमारा क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स
और जो m है वो क्या है, मोलर मास। a एज लेंथ है और a क्यूब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और जो n है वो क्या है, एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस नंबर। तो अब यहाँ पे कैसे आया फॉर्मूला, हमने क्या किया, वॉल्यूम तो हमें पता लग गई यूनिट सेल की क्या होती है, ए क्यूब। पर हमने क्या करना था, हमें पहले निकालना था मास ऑफ वन एटम। तो मैंने क्या किया, मोलर मास को डिवाइड कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से, तो मेरा मास ऑफ वन एटम आ गया। अब उसके बाद क्या किया हमने, उसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मतलब जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लैटिस। तो इससे ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है, मास बाय वॉल्यूम में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। हमें एफसीसी की बात दे दी गई है और हमारे पास एटम है सिल्वर। द एच लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज फाउंड टू बी 408.7 पिकोमीटर। हमें ए दे दिया गया है 408.7 पिकोमीटर। और हमें बोला गया है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो हम पहले क्या करेंगे, हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। तो Z मेरा क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जब बात एफसीसी की चल रही है तो क्या होगा, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। तो ये हो जाएगा आगे 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, टोटल हो गया 4। तो Z इफेक्टिव तो मेरा आ गया 4। और मोलर मास मतलब इस केस में क्या होगा, एटॉमिक मास जो दिया हुआ है सिल्वर का वो क्या है 108 ग्राम पर मोल। और A हमें दे दिया गया है वो क्या है 408.7 पिकोमीटर। जो हम डेंसिटी की कैलकुलेशंस करते हैं वो बेसिकली हम किस में करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या लेते हैं, सीसी। तो हमें पिकोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो चलिए अगर हम सब्स्टिट्यूट करें ये सारे पैरामीटर्स डेंसिटी में, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 108 डिवाइड बाई 408.7 होल क्यूब इंटू 10⁻⁻10 का जब होल क्यूब करेंगे साथ में, क्योंकि हमें एक क्यूब करना था, इंटू 6.023 इंटू 10⁻20। ऐसे क्वेश्चंस में पावर्स अलग से सॉल्व की जाती हैं। 408.7 होल क्यूब 6.023। तो यहाँ पे जो मेरी पावर आ गई वो नीचे क्या आ गई 10⁻⁻7, 10⁻⁻30 एंड 10⁻23 जो थे वो क्या देंगे 10⁻⁻7। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो मेरी सॉल्व करके डेंसिटी आ जाएगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं वो नॉर्मली सिंपल ही होते हैं। हमें बस कैलकुलेट करने होते हैं पैरामीटर्स। पहले z निकाल दिया, जैसे कई बार हमें क्या दिया होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट आयंस दिया होता है, तो हमें उससे एच लेंथ निकालनी होती है। और फिर इस फॉर्मूला में हमें क्या होता है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट ही करना होता है। क्वेश्चंस डेंसिटी के ऊपर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फॉर अ सॉलिड हैविंग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब हो गया सीधा सीधा NaCl के जैसा स्ट्रक्चर है। द एच लेंथ ऑफ सेल इज 508 पिकोमीटर। तो हमें दिया गया है A इक्वल टू 508 पिकोमीटर। If the radius of cation is 110 picometer, the radius of anion is। जब हम NaCl की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो मेरे क्लोराइड आयंस है वो किस में होते हैं, FCC में होते हैं, मतलब कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। 8 इंटू 1/8 प्लस
6 इंटू 1/2। और जो मैं Na पॉजिटिव की बात करती हूँ, ये मेरे कहाँ होते हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में होते हैं। अगर बात करें तो ये क्या हो गया, H सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। तो इसका मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे मेरा क्या है, क्लोराइड आयन है और बीच में मेरा क्या है, सोडियम का आयन है। तो ये क्या बना रहे हैं, एच लेंथ बना रहे हैं, मतलब 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव। यहाँ पे मेरा सोडियम का तो 2r पॉजिटिव आएगा और इसका हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब हाफ इसका रेडियस हाफ इसका रेडियस। तो वो क्या बना रहे हैं, एच लेंथ बना रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट आयंस क्या है, वो a/2 के इक्वल हो जाएगा। और हमें a कितनी दी हुई है, 508 पिकोमीटर। तो हम बात करें अगर r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव इज इक्वल टू 508/2, जो कितना हो गया, 254 पिकोमीटर। और हमें दिया गया है क्वेश्चन में, इफ द रेडियस ऑफ केटायन इज 110 पिकोमीटर, हमें r पॉजिटिव दे दिया गया है, कितना है, 110 पिकोमीटर। तो r नेगेटिव कितना आ जाएगा, 254 माइनस 110 पिकोमीटर, कितना आ गया मेरा, 144 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ एन आयन आ गया 144 पिकोमीटर। और हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि द रेडियस ऑफ एन आयन इज, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी।